मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड मिंगसी को देखते हैं। मिंगसी जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में थी और वो ना प्रेग्नेंट थी। उसकी बेस्टी कहती है कि तू प्रेग्नेंट है, अब तो क्या करेगी। मिंगसी कहती है कि मैं बेबी को बर्थ देने की प्लानिंग कर रही हूँ। उसकी बेस्टी प्रीनी कहती है कि ये सब उस कुत्ते की वजह से हो रहा है ना, सुनवे की वजह से सारा कुछ बर्बाद हो चुका है। फिर ना वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम सारा पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि मैं ट्यूशन से पैसे बचाती हूँ। फिर कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे कुछ पैसे खर्च कर लिए तो इसमें क्या ही गलत हो गया। बाय द वे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि पैसे अब नहीं है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसने तो फोन कट कर दिया था। जिया यहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसकी बेस्टी कहती है कि उस कुत्ते ने तुम्हारे साथ ये सब किया, अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है, मैं उसे भी ढूंढने जाऊंगी। मिंगसी कहती है कि बेबी उसका नहीं है और ये बेबी किसका है मुझे ये भी नहीं पता। उस दिन ना मुझे किसी ने नशीली मेडिसिन दे दी थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिया जा रही होती है। तभी एक बंदा उसे अपने रूम में खींच लेता है। ये मिस्टर लू थे। मिस्टर लू कहते हैं कि किसी ने ना मुझे मेडिसिन दे दी है, प्लीज मेरी हेल्प करो। फिर यहाँ पर वो मिंगसी को किस करने लग गया था। मिंगसी उसे कुछ से दूर करती है लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा ही हैवी था, इस वजह से वो उसे कुछ से दूर नहीं कर पाती। फिर यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर हमें नेक्स्ट इन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब मिंगसी उठती है। यहाँ पर वो एक नोट देखती है जिसमें लिखा होता है कि मेरा वेट करो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तभी प्रिंसी कहती है कि चल चलते हैं। प्रिंसी कहती है कि तुझे तो अभी तक ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, अभी हमारा फ्यूचर पड़ा हुआ है पूरा, अगर तुम ऐसा करोगे तो फ्यूचर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। मिंगसी कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और वैसे भी मैं एक ऑर्फैन हूँ, ये बच्चा दुनिया में एकमात्र मेरा कुछ रिलेटिव लगेगा। एंड डोंट वरी, मैं अपने बेबी के साथ अपनी स्टडीज़ पर भी पूरा फोकस करूंगी। जब तक मैं बेबी को सक्सेसफुली अच्छी तरीके से बर्थ नहीं दे देती तब तक मैं वेट करूंगी और मैं अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखूंगी। प्रिंसी कहती है ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे सबसे पहले बताना। और यहाँ पर मिंगसी सोचती है बेबी चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, तुम्हारी मम्मा तुम्हें ज़रूर बर्थ देगी और अच्छी तरीके से पालेगी। यहीं पर सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन 6 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया हॉस्पिटल में थी और बेबी भी बड़ा हो चुका था। जिया अपनी बेबी टैन से कहती है बेबी तुम यहीं पे रुको, मम्मा तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती है, और यहाँ कहीं यहाँ वहाँ भागना मत, यहीं पर रहना, मैं जल्दी गई जल्दी आती हूँ बस। टैन कहता है कि मम्मा क्या आपको हॉस्पिटल का बिल मिला? ये सारा कुछ उस आंटी की गलती है, उन्होंने ही मुझे अपनी कार से टक्कर मार दी। मिंगसी कहती है अच्छा ठीक है अब तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। मिंगसी सोचती है कि मेरे पास जो भी पैसा है ये पुनर्वास की लागत का 1% भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ इसी हॉस्पिटल में मिस्टर लू भी होते हैं और यहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा के साथ आ रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ, यदि तुम्हें मेरी परवाह है तो जल्दी करो और मुझे मेरे ग्रैंडसन का मुंह दिखा दो। हमारी गो फैमिली 90 जनरेशन से एक ही पंक्ति वाला परिवार रहा है। बेबीज को बर्थ देने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। यदि आप अभी भी मेरी परवाह करते हैं तो क्या तुम चाहते हो कि हमारी गो फैमिली रह भी ना करे इस दुनिया में। मिस्टर लू कहते हैं कि फादर बेबीज को आसमान से नहीं टपकते, इतनी जल्दी मैं खुद का बेबी कहाँ से ले आऊँ। और यहाँ पर तो टैन सोचता है कि वो आंटी कहाँ गई जिसने मुझे टक्कर मारी, वो पक्का यहाँ से भाग गई होगी, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। तभी जब वो जा रहा होता है तो सामने से फादर आ रहे थे। फादर भी यहाँ पे बोलते जा रहे थे कि ओ गॉड मेरी विश पूरी कर दो, मुझे जल्दी से मेरा ग्रैंडसन दे दो। तभी यहाँ पर टैन आ जाता है और ग्रैंडपा के पास खड़ा था। ग्रैंडपा उसे टच करने लग गए थे। फादर कहते हैं कि देखो मुझे मिल गया मेरा ग्रैंडसन, इस बेबी को देखो। लू बिल्कुल ये तुम्हारी तरह दिखता है, जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम भी बिल्कुल इसी की तरह दिखते थे। और फादर कहते हैं कि तुमसे होप करने से अच्छा गॉड से कुछ मांग लो, जल्दी दे देते हैं। टैन कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी मामा भी मेरा वेट कर रही होगी तो इसलिए मैं पहले जाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से ग्रैंडपा चिल्ला रहे होते हैं कि अरे मेरे ग्रैंडसन कहाँ जा रहे हो तुम। मिस्टर लू कहता है कि फादर लगता है कि आप एक ग्रैंडसन को देखने के लिए पागल ही हो गए हैं, एक बेबी को किडनैप करना क्राइम है। फादर कहते हैं कि वो तो मेरे बिल्कुल ग्रैंडसन जैसा ही दिख रहा था। और कहते हैं कि क्या तुमने बाहर कभी किसी के साथ वो सब किया है, और तो तुम अब जिम्मेदार भी नहीं हो रहे हो, मेरी जल्दी ही मेरी डॉटर इन लॉ और मेरे ग्रैंडसन को मेरे पास वापस लेकर आओ। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं एक वुमेन को कैसे पाल सकता हूँ। तभी फादर कहते हैं कि फॉर्चुनेटली मैंने उस बेबी का एक बाल ले लिया है, और कहते हैं कि इस बेबी का डीएनए टेस्ट करवाओ जाकर। गार्ड चला जाता है डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। फादर तो खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वही उनका ग्रैंडसन है। फिर ना यहाँ पर ये लोग वेट कर रहे होते हैं। मिस्टर लू भी यहाँ पे बैठे हुए थे, उन्हें तो लगता है कि उनका बेबी नहीं है। तभी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है। तभी मिस्टर लू देखने लगते हैं और वो तो शॉक हो गए थे क्योंकि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मिस्टर लू सोचते हैं कि 7 साल पहले वही वुमेन थी। फादर भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि जल्दी जाओ मेरे ग्रैंडसन को लेकर आओ, और वो हमारी गो फैमिली का एकमात्र हायर है। फिर यहाँ पर ऑर्डर दिया जाता है कि हॉस्पिटल को तुरंत सील कर दिया जाए।
लेकिन सील करने का भी क्या फायदा। मिंगसी और टैन हॉस्पिटल से पहले निकल गए थे। बाहर तो प्रिंसी खड़ी हुई थी। प्रिंसी कहती कि तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया, क्या तुम्हें पता है कि मैं आज कितने इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए जाने वाली हूँ। प्रिंसी कहती कि हो मैं बाहर जा रही थी, मैं तुम दोनों अनलकी पर्सन से टकरा गई। टैन कहता है कि आंटी मेरा नेम टैन है और मैं कोई बदकिस्मत नहीं हूँ। प्रिंसी कहती कि तुमने कार से मेरे बेटे को टक्कर मारा है, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। प्रिंसी तो पैसे निकाल के उसके मुंह में फेंकने वाली थी, तभी ये सुनकर वो कहती कि माफी और मैं मांगू, वो भी इस बच्चे से। वो तो यहाँ से जाने लगती है। मिंगसी उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रिंसी कहती है कि डोंट टच मी, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। मुझे नहीं पता मैं तुम लोगों से कैसे टकरा गई, और तुमसे किसने कहा कि तुम अपने बेटे की देखभाल ना करो। आई नो, मुझे पता है कि तुम्हें बस पैसे चाहिए ना। और उसे पैसे देने वाली थी। मिंगसी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को ये नहीं सिखाना चाहती। एक तरीके से मैं अपने बेटे को टीच ही कर रही हूँ कि गलती करने पर माफी मांगनी चाहिए। प्रिंसी उसे धक्का देती है। मिंगसी कहती है कि मैं नहीं चाहती, तुम कैसी बन गई हो। प्रिंसी कहती है कि मैं अनुचित व्यवहार कर रही हूँ, हाँ, और तुम क्या ही कर सकती हो, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। मिंगसी कहती है कि तुम कौन हो, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम जो भी हो, लेकिन तुम्हारी गलती है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रिंसी कहती है कि ओ हाँ, तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं क्या। वो और पैसे निकाल कर उसके मुंह पे फेंकती है। टैन कहता है कि गंदी आंटी, मेरी मम्मा को परेशान मत करो, मैं माफी नहीं मांगने वाली। दूसरी साइड मिस्टर गो के पास असिस्टेंट आता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, लिटिल मास्टर को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। तभी यहाँ पर प्रिंसी मिस्टर गो को देख लेती है और कहती है कि आप मिस्टर लो तो यहाँ पर नहीं देखते कि वहाँ पर मिंगसी भी खड़ी थी, और उसकी आवाज सुनते साथ प्रिंसी की वहाँ से चले जाते हैं। मिंगसी तो प्रिंसी का हाथ अभी भी नहीं छोड़ रही होती है। कहती है कि मिंगसी कहती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पास हिट एंड रन का मुकदमा कर दूंगी। फिर यहाँ पे ऐसे बकवास चलती रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर तो मिस्टर लो ने बहुत सारे बेबीज वाले सामान मंगाए थे 6 साल के बच्चों के लिए, और असिस्टेंट से पूछता है कि ये कपड़े कैसे हैं। मिस्टर लू की असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि मिंगसी ही थी। मिंगसी कहती कि बॉस, ये कपड़े तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, ये अच्छे रहेंगे, आप इन्हें ले सकते हैं। मिंगसी तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि बॉस बेबीज का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर सोचने लग गई थी कि मैं टैन के फादर को नहीं जानती, पता नहीं वो कौन है, क्या वो भी मेरे बेटे के लिए इतना ज्यादा खुश होते। तभी वो कपड़ों का प्राइस देखती है, कहती कि कितना ज्यादा महंगा है, और मन में बड़बड़ा रही होती है। यहाँ पर मिस्टर लू कहते कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो। मिंगसी कहती है कुछ नहीं बॉस, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप एक ख्याल रखने वाले बहुत अच्छे फादर हैं, आपके द्वारा चुने गए सारे क्लोथ्स बहुत अच्छे हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर लू से एक ड्रेस लेने लगते हैं, कहते कि ये ले लो, ये तुम्हारे बेटे के लिए है। मिंगसी तो मना कर रही होती, कहती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। मिस्टर लू कहते कि मैंने इसे तुम्हें दे दिया, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो फेंक दो, अब मैं वापस नहीं लूंगा। तभी यहाँ पर वो वेटर से कहती है क्या ये ड्रेस वापस हो जाएगी। वो कहती कि नहीं, यहाँ पे कोई ड्रेस वापस नहीं होती। तभी यहाँ पर मिंगसी को कॉल आ जाती है। वो कहती कि बॉस 1 मिनट, मुझे कॉल आ गई। फिर ना वो बात कर रही होती है, और यहाँ पर टैंक का कॉल था। टैंक कहते कि मम्मा आप कब तक आओगी। मिंगसी कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी बेबी, आप बस वेट करो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी लेकर आऊंगी। तभी यहाँ पर कॉल कट कर देते हैं। तभी मिस्टर लू कहते कि तुम्हारा बेबी घर पे अकेला है क्या। मिंगसी कहते कि वो हाल ही में थोड़ा बीमार पड़ गया है, इसलिए मैंने उसे किंडरगार्टन नहीं भेजा है। मिस्टर लू कहते हैं कि क्यों ना तुम उसे कंपनी में ही ले आना, इस तरह तुम अपने बेबी पर भी ध्यान दे पाओगी। मिंगसी कहती है कि थैंक यू सो मच बॉस। मैं सोचती है कि बॉस कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट सीन में वो टैन को कंपनी में ले आई थी, और टैन को कहती है कि बेबी इधर उधर मत भागना। टैन कहता है कि डोंट वरी मम्मा, मैं इधर उधर कहीं भी नहीं जाऊंगा, यहीं पर बैठा रहूंगा। मिंगसी कहती है कि हाँ, मेरा समझदार बेटा है। तभी एक एम्प्लॉय आती है, कहती है कि ये मैंने फूड मंगाए थे, तुम अपने बेबी को भी दे दो, वो कितना क्यूट है। मिंगसी कहती है कि नहीं, उसे सी फूड से एलर्जी है, इसलिए वो नहीं खाएगा। यहाँ पर तो प्रिंसी भी काम करती थी। प्रिंसी सुन लेती है कि उसे सी फूड से एलर्जी है। फिर एक फूड पे वो कुछ मिला रही होती है। तभी यहाँ पे सीन कट होता है। बाद में यहाँ पास टैन आता है और कहते हैं कि मम्मा मुझे ना बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। मिंगसी कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्या तुमने सी फूड खाया है क्या। टैन कहते हैं कि नो मम्मा, मैंने नहीं खाया, मैंने तो बस दूसरा फूड खाया था। मिंगसी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्रिंसी कहती है कि ऑफिस में हल्ला करना मन है तो प्लीज शांत रहिए, और वैसे भी ये एक कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। मिंगसी कहती है कि मैं हल्ले के लिए माफी मांगती हूँ, मैं अभी टैन को यहाँ से ले जाती हूँ। प्रिंसी कहती है कि माफी मांगने से क्या फायदा, तुम एक अकेली मॉम हो, और पता नहीं तुमने किसके साथ रंगरलियां मिलाकर इस बेबी को बर्थ दिया है, और ये बच्चा जिसके पास मॉम तो है लेकिन फादर नहीं। और मिंगसी का हाथ पकड़ी हुई थी, कहती कि तुम बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड हो। मिंगसी कहती है कि तुम कैसे बात कर रही हो, तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। प्रिंसी कहती है मैं सच तो कह रही हूँ, और वैसे भी तुम एम्प्लॉयमेंट वाली इन्फॉर्मेशन में अनमैरिड हो, अगर ऐसी बात नहीं है तो ये बच्चा कहाँ से आ गया, और इसका फादर कौन है। बोलो, अब तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुम दोनों धोखेबाज माँ बेटे हो, बेशरम कहीं की। मिंगसी कहती है कि मुझे तुमसे बहस करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाऊं। तभी यहाँ पर प्रिंसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि कंपनी ने कभी भी कर्मचारियों को अपने बच्चों को पहले जाने की अनुमति नहीं देती है, और वैसे भी तुम्हें
अपने बच्चे को कंपनी में लाने की अनुमति किसने दी है? मिंगसी कहती है कि मिस्टर गु ने मुझे दी है अनुमति। दूसरी साइड में मिस्टर लू का दिखाया जाता है, जहाँ पर तभी यहाँ पे असिस्टेंट आता है और कहते हैं कि उन माँ बेटे का ठिकाना ढूंढ लिया गया है। उनके हॉस्पिटल द्वारा छोड़े गए पति की जांच की गई है, लेकिन वो व्यक्ति भी वहाँ से चली गई और हमें सिर्फ 3 दिन का आप टाइम दीजिए, हम डेफिनेटली उनका पता लगा लेंगे। मिस्टर लू कहते हैं ठीक है, क्या असिस्टेंट मिंगसी ने अपने बेटे को लाया था? फिर यहाँ पर तो अंदर प्रिंसी मिंगसी के ऊपर इल्जाम तक लगाने लग गई थी कि वो अपने बेटे को इसलिए लाई है ताकि मिस्टर गो को लगे ये उनका बेटा है, ये सिर्फ अपनी लक आजमाना चाहती है। और कहती है कि तुम्हें अपने घर में बैठकर काम करना चाहिए, ऑफिस में आकर अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहिए। तन कहता है कि गंदी आंटी, मेरी मम्मा को मत परेशान करो। प्रिंसी कहती है तेरी तो पिछली बार मैंने तुझसे हिसाब किताब नहीं किया बराबर, इस बार तेरी मॉम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसका हाथ पकड़कर एक रूम में लॉक कर देती है। मिंगसी तो भागती है, निकालो मेरे बेटे को। मिंगसी कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे बेटे को शर्मिंदा मत करो प्लीज। अंदर तो टैन बोल रहा होता है कि प्लीज कोई गेट खोलो, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है क्योंकि उसे एलर्जी भी तो हो गई थी ना। और टैन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। मिंगसी कहती है बाहर से मेरे बेटे को एलर्जी हो गई है, प्लीज उसे इलाज नहीं मिला तो वो इस दुनिया से चला जाएगा, मुझे जाने दो मेरे बेटे के पास। प्रिंसी कहती है मरे या जिए मेरा इससे क्या मतलब है? प्रिंसी कहती है तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो और तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? प्रिंसी कहती है तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो तुम मेरे सामने नील डाउन होकर बैठ जाओ, शायद मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं उसे बाहर जाने दूं तुम्हारे बेटे को। मिंगसी अपने बेटे की जान बचाने की खातिर यहाँ पर नील डाउन हो जाती है। तभी यहाँ पर पीछे से मिस्टर लू आ जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मिंगसी यहाँ पर मिस्टर लू के पास जाती है, कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। मिस्टर लू यहाँ पर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई है। फिर ना यहाँ पर मिंगसी तो उसे हक कर लेती है। फिर यहाँ पर वो मिस्टर लू से कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को हॉस्पिटल ले चलिए। वो आगे आगे जा रहे होते हैं। मिंगसी प्रिंसी से कहती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ ये करने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? और बहुत ज्यादा गुस्से में थी और प्रिंसी की एक क्लोज आ रही होती है। प्रिंसी कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो? फिर ना वो उसे वही रूम में ले जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है और उसे बहुत ज्यादा कूट कर बाहर निकलती है कुछ टाइम बाद। मिंगसी कहती है कि दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाने का सोचना भी मत, अगर तुमने मेरे बेटे से दोबारा इस तरह धमकाने की हिम्मत की तो भले ही मैं इस दुनिया से चली जाऊँ लेकिन तुम्हें भी दफना जाऊंगी। फिर प्रिंसी मिस्टर लू के पास जाकर मिंगसी के खिलाफ बातें बताने लग गई थी और कहती है कि इसने अपने बेटे को भी विदाउट परमिशन के लेकर आई है और बहुत ज्यादा बकर बकर कर रही होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे बकवास नहीं सुननी और असिस्टेंट से कहते हैं कि कैमरास लगे हैं ना, जाकर चेक करो। फिर जब कैमरास चेक हो जाते हैं और सब कुछ पता चल जाता है कि गलती किसकी थी, मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा शातिर हो। प्रिंसी से कह रहे होते हैं तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम खुद से ही रिजाइन दे दो। प्रिंसी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी फैमिली पहले से एक दूसरे के फ्रेंड्स है, क्या तुम इन दोनों स्ट्रेंजर के चक्कर में मुझे भगा दोगे? लू कहते हैं कि तुम्हारा दिल काला है, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। तभी टैन कहता है कि मम्मा मेरे सिर में पेन हो रहा है। मिंगसी कहती है कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगी। वो जाने लगती है। तभी यहाँ पर लू कहता है कि जल्दी कार रेडी करो। तो उसी साइड हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर होते हैं। फादर कहते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, मेरी ग्रैंडसन और डॉटर इन लोगों के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली। पीछे बंदा कहता है कि खबर फैला दी गई है, उन्हें जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। वही हॉस्पिटल में मिंगसी भी आ जाती है। मिंगसी कहती है प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। वो लोग बैक साइड की तरफ खड़े हुए थे। फादर पीछे देखते हैं, कहते हैं कि किसी भी बेटे को बीमार पड़ने में उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। यहाँ पर फादर सोचते हैं कि मेरे ग्रैंडसन को कुछ हो जाए तो मैं क्या करता, इस तरह वो बीमार पड़ता मैं क्या करता। और यहाँ पर ना उनकी भी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो इस तरफ मिंगसी से डॉक्टर कहती है कि अभी तो इसका कार से एक्सीडेंट हुआ था, फिर से चोट लग गई। मिंगसी कहती है प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो टैन को ट्रीट तो कर देती है लेकिन कहती है कि इस सिचुएशन को हमारे डायरेक्टर ही हैंडल कर सकते हैं और वहाँ से चली जाती है। तो उस तरफ फादर मिस्टर लू के पास चिल्ला रहे होते हैं, कहते हैं कि इस कुत्ते को अभी तक मेरा ग्रैंडसन नहीं मिला। मिस्टर लू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने कई लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए कह दिया है, वो आपके ग्रैंडसन को ढूंढ लेंगे। मिस्टर लू कहते हैं कि मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय के बच्चे को कुछ हो गया है। फिर ना वो वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से फादर चिल्लाते रह जाते हैं कि इसके पास दूसरे के बच्चों को देखने का टाइम है लेकिन खुद के नहीं, ढूंढ भी नहीं सकता। दूसरी साइड मिंगसी का दिखाया जाता है जो कि अभी बैठी हुई थी अपने बेबी के पास। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आते हैं। मिंगसी कहते हैं कि बॉस आप यहाँ पर। मिस्टर लू कहते हैं कि असिस्टेंट के बेबी को वीआईपी वार्ड में एडमिट कराओ। मिंगसी कहती है कि बॉस इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मिस्टर लू कहते हैं कि आप परेशान करना जारी रख सकती हैं, आप अपने बेटे के आराम में खलल न डालें, मेरे साथ बाहर आइए। बाहर पे मिंगसी मिस्टर लू का थैंक यू कर रही होती है, कहते हैं कि मेडिसिन के लिए थैंक यू, टाइम पर मेडिसिन आ गई हैं। मिस्टर लू कहता है ठीक है मैंने तुम्हें 1 वीक की छुट्टी भी दी है, आप अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। तभी यहाँ पर एक नर्स निकल रही होती है। मिस्टर लू मिंगसी को साइड करते हैं, उसके वेस्ट पकड़कर, जिससे उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तभी यहाँ पर टैन आ जाता है, कहते हैं कि मम्मा। मिंगसी मिस्टर लू से दूर हटती है, कहती है कि सॉरी, माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। और बहुत ज्यादा नर्वस होकर कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाऊंगी, और वहाँ से भाग जाती है। मिंगसी जब अपने बेटे के साथ जा रही होती है तभी रास्ते पर उसे डॉक्टर मिलती है। डॉक्टर कहती है कि आपको पहले डायरेक्टर से बात करनी होगी और वो 6वीं मंजिल पर है।
तो आप चले जाइएगा। तभी वो लोग जा ही रहे होते हैं। तभी जब वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं, वहाँ पास तो गार्ड खड़े हुए थे। गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, कहते हैं कि ये VIP वार्ड है, आप नहीं जा सकती। पिंक से कहती है कि माफ़ करना, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टर की तलाश करते हुए आए हैं। केवल डायरेक्टर ही मेरी बेटी की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे वेट कर सकती हूँ। गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ पर चेयरमैन का भी इलाज हो रहा है, तो आप अंदर नहीं जा सकती। पिंक से कहती है कि मैं चेयरमैन के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, प्लीज़ अंदर जाने दीजिए। तभी यहाँ पर प्रिंसी आ जाती है। प्रिंसी कहती है कि तुम गो फैमिली के अंकल से कैसे मिल सकती हो। और बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी और मिस्टर लू की फैमिली दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिच है और परफेक्ट मैच भी है। और तुम इतनी ज़्यादा पुअर हो और सिंगल मॉम। प्रिंसी के कहने पर गार्ड्स मिंसी को निकालने लग गए थे। टैन बीच में आ रहे होते, कहते कि मेरी मम्मा को हाथ भी मत लगाना। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं। मिंसी कहते प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए। और यहाँ पर मिस्टर लू भी आ जाते हैं और कहते कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब। प्रिंसी कहते कि ये दोनों माँ बेटे अंकल की आराम में खलल डाल रहे थे, इस वजह से मैंने बॉडीगार्ड से इन्हें भगाने के लिए कहा। यहाँ पास तो टैन कहते कि तुम एक बुरी आंटी हो, न केवल हमारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की बल्कि तुमने हमें डांटा भी। फिर मिस्टर लू के कहने पर डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि दूसरी तरफ फादर मिस्टर लू से कहते हैं कि तुम्हें मेरे पोते के बारे में और क्या पता चला। वो कहते हैं कि मुझे इतना पता चला है कि मेरे पोते का नाम टैन है। मेरा मतलब है कि आपके पोते का नाम। फादर तो यहाँ पास टीचर की तरह क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि तुम्हें और क्या पता चला। तो जब डॉक्टर भी सुनकर नेम शॉक हो गए थे कि इनका टैन नेम है मिंसी के मुंह से। डॉक्टर कहते हैं कि बेसिकली बताऊं तो आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्हें रेस्ट ज़्यादा करना है। फिर डॉक्टर यहाँ पर उसे बिल दे देते हैं पे करने के लिए। उस बिल की पेमेंट तो बहुत ज़्यादा थी। मिंसी सोचती है मेरे पास उतने पैसे नहीं है। वो कहती है कि मुझे आप 2 दिन और दे सकते हैं। अब बेचारी जिंसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो बार में जॉब करने के लिए जाती है। उसका काम बस इतना था कि उसे ड्रिंक को सर्व करना है। यहाँ पर तो मिस्टर लू भी होते हैं और उनके बगल से एक बंदा बैठा हुआ था। वो बंदा मिस्टर लू के ड्रिंक में कुछ मिला देता है प्रिंसी के कहने पर। यहाँ पर तो मिस्टर लू का सर काफी ज्यादा चकराने लग गया था, उन्हें बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा होता है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा, और वहाँ से जाने लगते हैं। प्रिंसी तो उन्हें ऐसे देखकर उनके क्लोज आने की कोशिश करती है, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि प्रिंसी का ब्रदर होता है। मिस्टर लू यहाँ पर प्रिंसी का गला पकड़ लेते और कहते कि तुम्हारा ब्रदर और तुम मिलकर मेरे साथ साजिश करने की कोशिश कर रही हो, और वहाँ से उसे भगा देते हैं। साइड पर मिंसी भी खड़ी हुई थी। मिस्टर लू यहाँ पर मिंसी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ पर उसे एक रूम में लाकर उसके क्लोज आने लग गए थे। मिंसी कहते कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे किसी ने नशीली मेडिसिन दे दी है। मिंसी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। लू कहता है कि नहीं, हॉस्पिटल के लिए बहुत देर हो चुकी है, मुझे पकड़ कर रखो, बस मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा। और यहाँ पर उसे किस खाने लग गया था और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में मिंसी मिस्टर लू के गोद में लेटी हुई थी। मिस्टर लू तो मिंसी की तरफ देख रहे होते हैं। जब मिंसी की आइज ओपन होती है वो शॉक हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। मिंसी कहती है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जितना उसे मेडिकल बिल था वो उससे मांगती है। मिस्टर लू को तो अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। फिर ना वो उसे 2 लाख देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे मेरे द्वारा समझा बोनस समझ सकती हो। मिंसी कहती है कि थैंक यू बॉस, और यहाँ पर वो चली गई होती है। मिस्टर लू सोचते हैं कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए, मैं उसके लिए पैसे जितना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि असिस्टेंट से कि उसका बेटा कैसा है। वो कहते हैं कि वो ठीक है। दूसरी साइड डॉक्टर मिस्टर लू के फादर से बात कर रहे होते, तभी यहाँ पर एक नर्स आती है। नर्स कहती है कि टैन के मॉम ने जो है सारी पेमेंट पे कर दी है, उन्हें डिस्चार्ज कराने की जरूरत है। फादर तो यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, कहते कि क्या नाम बोला, टैन। डॉक्टर कहता है कि हाँ टैन नाम है उनका और वो एक पेशेंट है, 6 साल का बच्चा है वो। फादर तो खुश हो जाते हैं, कहते कि यही मेरा पोता है। नर्स कहती है कि अभी उन्हें डिस्चार्ज मिला है, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तो आप छुड़वा सकते हैं। दूसरी तभी अब यहाँ पास से मिंसी और उसका बेटा जा रही होती है। यहाँ पर तो फिर से प्रिंसी मिल जाती है और उसे और उसके बेटे को परेशान करने लग गई थी। खैर इस प्रिंसी का तो इतना ही काम है। यहाँ पास तो वो उसके बेटे को कार से पकड़वा देती है। मिंसी कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को मत परेशान करो, उसे छोड़ दो, जाने दो। ये प्रिंसी तो कल रात की वजह से गुस्सा निकाल रही होती है क्योंकि उसका इतना अच्छा मौका मिंसी की वजह से बर्बाद हो गया था। फिर यहाँ पर प्रिंसी मिंसी के फेस में पानी फेंकती है और बोतल को तोड़कर उसके फेस के पास उसका फेस खराब करने के लिए कांच लेकर जा रही होती है। तभी यहाँ पर टैन उसे धक्का देता है और कहते हैं कि दूर रहो मेरी मम्मा से, मेरी मम्मा को तुम चोट पहुंचा रही हो, तुम बहुत बुरी आंटी हो। प्रिंसी कहती है तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया। तभी जैसे ही वो उसका फेस खराब करने वाली थी, तभी यहाँ पर मिस्टर लू के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि पकड़ लो इन सबको, मेरे ग्रैंडसन को छूने की हिम्मत कैसे हुई इनकी। तभी मिस्टर लू के फादर टैन के पास आते हैं। टैन यहाँ पर अपनी मम्मा के पास जाता है और कहता है कि उनके हाथ छोड़ो, मेरी मम्मा को परेशान मत करो। तभी यहाँ पर मिंसी मिस्टर लू के फादर के पास जाती है और टैन की बुराई करते हुए कहती है कि उसके बेटे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, इसलिए मैं इसे निकाल रही थी। फादर तो ग्रैंडसन के बारे में अपनी बुराई सुनकर उसके तो एक स्लैप चढ़ देते हैं
और कहते कि चुप रहो, तुम्हें साहस किसने दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन और मेरी डॉटर इन लॉ को छूने की। यहाँ पर मिंगसी और प्रिंसी दोनों ही शॉक हो जाती हैं। प्रिंसी गुस्से में कहती है कि ये कुत्ता मिस्टर लू का बेटा कैसे हो सकता है, फादर तो उसके मुंह से ऐसे सुनकर उसके वापस एक स्लैप चढ़ देते हैं और कहते हैं कि ये अब हमारी फैमिली के मेंबर्स है और हमारी फैमिली के मेंबर्स को तुमने धमकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा। और हाँ, अब से गो फैमिली और तुम्हारी जियान फैमिली पूरी तरीके से अलग हो गई है। प्रिंसी तो यहाँ पर नील डाउन होकर माफी मांगने लग गई थी कि ऐसा मत करिए। और यहाँ पर प्रिंसी मन में सोचती है कि मैं तुझे मिंगसी कभी भी सफल नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पर फादर मिंगसी से कहते हैं कि मेरे ग्रैंडसन की इतनी अच्छी से देखभाल करने के लिए थैंक यू, मैं भी अब यहीं रहूंगा, आपको किसी के द्वारा परेशान किए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिंगसी कहती है कि आप क्या सच में 10 के ग्रैंडपा हैं। फिर यहाँ पर वो उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर मिंगसी कहती है कि ये सच में तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। मिंगसी कहती है ग्रैंडफादर तुम्हारे प्रति बहुत अच्छे हैं 10, तुम्हें उन्हें हक करना चाहिए। वो उन्हें तुरंत जाकर हक कर लेता है। फिर बाद में वो हॉस्पिटल में होते हैं, तभी यहाँ पास वो मिस्टर लू को कॉल करते हैं, कहते हैं कि और कहते हैं देखो मेरे पूर्वज ने भी मुझे ब्लेसिंग दी है जिससे मेरे डॉटर इन लॉ मेरे प्यारे ग्रैंडसन मुझे मिल गया। और कहते हैं कि हम सभी बस अभी हॉस्पिटल में हैं तो जल्दी आओ। मिस्टर लू कहता है कि मैं जल्दी आता हूँ। तो यहाँ पर असिस्टेंट बॉस कहकर बोलता है कि बॉस, एक तरफ असिस्टेंट मिंगसी है और दूसरी तरफ लिटिल यंग मास्टर की मॉम, आप किसे कैसे चुनेंगे। मिस्टर लू कहते हैं कि ज़्यादा मत बोल, अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अफ्रीका भेज दूंगा। असिस्टेंट तो यहाँ पर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है। फिर ना हॉस्पिटल मिस्टर लू पहुँच गए थे और यहाँ पास वो 10 से मिलते हैं। 10 कहता है कि अगर आप मेरे फादर हैं तो आप मेरी मॉम के साथ क्यों नहीं रहते। मिस्टर लू कहते हैं कि ये सब तुम्हारे फादर की गलती है, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। 10 कहता है कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, डायरेक्टर उन्हें चेकअप के लिए ले गए हैं। तभी फादर कहते हैं कि उनका बॉस एक जानवर है। मिस्टर लू सोचते हैं कि अचानक से मेरी पलकें क्यों फटक रही हैं। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा तब होता है जब कोई पीठ पीछे आपको डांट रहा हो। फिर फादर आगे भी शुरू हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं उसका बॉस ना जानवर से भी बदतर है। फादर कहते हैं कि वैसे तुम 10 की मॉम से मैरिज कब कर रहे हो, तुम कब रेडी हो, मैं तुम दोनों की मैरिज करवा दूं। मिस्टर लू कहते हैं कि आप जानते हैं कि लव भाग पर निर्भर करता है, लापरवाह नहीं हो सकते। फादर कहते हैं लेकिन तुम दोनों के पहले से एक बच्चा है, क्या ये भाग नहीं है, क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मिस्टर लू कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं 10 की मॉम के लिए जिम्मेदार होऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होने के लिए शादी करना ही बस काफी नहीं होता, ये जरूरी तो नहीं है। फादर को आ जाता है गुस्सा और कहते हैं कि तुम मैरिज नहीं करोगे, निकलो यहाँ से जल्दी, और रूम से उसे भगा देते हैं। बाहर पे असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमें तो इन लोगों ने रूम से निकाल लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। मिस्टर लू कहता है कि मेरे बेटे का नाम 10 है और असिस्टेंट मिंगसी के बेटे का नाम भी 10 है, क्या आपको लगता है कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं। असिस्टेंट कहता है कि आपका मतलब ये है क्या बॉस, असिस्टेंट मिंगसी का बेटा ही यंग मास्टर है। मिस्टर लू कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई भी कोइंसिडेंस होता है। दूसरी साइड मिंगसी को तो वो रिपोर्ट मिलती है और वो 1 मंथ की प्रेग्नेंट थी। मिंगसी सोचती है कि 1 मंथ पहले तो मैं बॉस के साथ थी, ये बॉस का बेबी है। तभी वो रिपोर्ट पढ़ते हुए नीचे सर करे हुए जा रही होती है और तभी सामने वो मिस्टर लू से टकरा जाती है जिससे उसकी रिपोर्ट गिर गई थी। मिस्टर लू वो रिपोर्ट देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। मिस्टर लू कहते हैं कि ये उस रात की वजह से हुआ ना। मिंगसी कहती है कि अंकल ने मुझसे कहा कि टैंक भी आपका ही बेबी है, इसलिए कुछ साल पहले की रात वो व्यक्ति भी तुम ही थे। मिस्टर लू यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं और खुश होते हुए कहते हैं कि मुझे 2 लोगों के बीच कुछ चूज नहीं करना पड़ेगा। मिंगसी कहती है कि क्या कहा आपने। मिस्टर लू कहते हैं कि इतने सालों तक मेरे लिए सब कुछ सहने के लिए थैंक यू सो मच, मैं फ्यूचर में तुम्हारे और अपने बेटे के लिए सारी क्षतिपूर्ति करूंगा, हमारी फैमिली कभी फिर अलग नहीं होगी और हमारी ग्रैंड वेडिंग होगी। तभी फादर को भी पता चल जाता है और यहाँ पर उन्हें रिपोर्ट से पता चल गया था कि मिंगसी के इस बार ट्विंस बेबी होने थे। फादर तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उनकी जनरेशन में सिर्फ एक ही बेटा होता था और कहते हैं कि 19 जनरेशन में ये कर्ज हमारी फैमिली से टूट गया। फादर कहते हैं कि जल्दी करो, इनके लिए मैरिज की व्यवस्था करो, मैं चाहता हूँ कि मेरी डॉटर इन लॉ और मेरा ग्रैंडसन हमेशा खुश रहे और बेहतर रहे और उनकी अच्छी देखभाल करे। फिर यहाँ पर मिस्टर लू मिंगसी से कहते हैं कि मैंने अपनी कंपनी के 50% शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे मैरिज करने के लिए रेडी हो। मिंगसी भी यहाँ पर हाँ करती है। यहाँ पर फादर भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और सभी लोग खुश थे। मिंगसी की फैमिली भी पूरी हो गई थी और वो भी बहुत ज्यादा खुश थी। इसी के साथ हमारी स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर ये स्टोरी जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक